दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। विदेश से लौटी पोती को पता चला कि कोरोना में बीमारी के कारण उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। उसके माँ बाप ने उसे यह खबर फ़ोन पर दी और क्योंकि उस समय वह देश के बाहर थी और कोरोना के कारण आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए वह अपने घर पर ही रह रही थी। और जब हर जगह बंद कर दी गई तो उस समय पर वह अपने घर भी नहीं आ सकती थी। दरअसल नेहा अपनी दादी माँ कमला जी को बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही जब भी वह गांव अपनी दादी माँ के पास जाती तो हमेशा ही उनके पास रहती और उन्हीं के पास सोया करती। खाना पीना उसका सब अपनी दादी के पास ही हुआ करता था। पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार वह अपनी दादी को ही करती थी। गांव में नेहा के चाचा चाची के साथ उसकी दादी और उसके दादाजी दोनों रहा करते थे। लेकिन एक दिन उसके चाचा चाची किसी काम से शहर आए थे और दादी को वे लोग घर पर छोड़ गए। जब वे लोग घर वापस लौट रहे थे तो एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई और उस हादसे में नेहा के चाचा चाची की मौत हो गई। जब से उसके चाचा चाची इस दुनिया को छोड़ कर गए तब से नेहा की दादी बिल्कुल अकेली हो गई थीं। यहीं कोई 2 साल पहले की बात है, जब नेहा के चाचा चाची की मौत हुई थी तो नेहा के मम्मी पापा और नेहा तीनों गांव में अपनी दादी माँ के पास पहुँचे और बड़ा भाई होने के नाते उसके चाचा चाची का सभी क्रियाकर्म नेहा के पापा ने ही किया। अब गांव में उसकी दादी का कोई सहारा नहीं था तो वह किसके सहारे रहती। वह अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसीलिए उसके गांव वाले सभी जानकारों ने उसके मम्मी पापा को कहा कि तुम्हारी माँ अब गांव में अकेली नहीं रहेंगी और वैसे भी यह सब जमीन जायदाद सब कुछ अब अकेले तुम्हारा ही है, तो इसीलिए इन सब की देखभाल करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। तो क्यों ना तुम अपनी माँ को अपने साथ ही ले जाओ। नेहा इस बात पर खुश होती हुई अपने मम्मी पापा से बोली, हाँ पापा, हम दादी को अपने साथ ही लेकर चलते हैं। और वैसे भी यहाँ दादी का ख्याल रखने वाला कौन है। दादी हमारे साथ रहेंगी तो हम सब उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। उस समय नेहा 11वीं कक्षा के पेपर दे चुकी थी। उसका रिजल्ट आया और पिछले साल ही नेहा ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की। जब तक नेहा अपने घर पर थी तब तक उसी ने अपनी दादी माँ का पूरा ख्याल रखा। उनके खाने पीने का और उनकी अन्य किसी भी ज़रूरत का ध्यान नेहा खुद रखती थी। वह हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती कि उसकी दादी माँ को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। नेहा की दादी भी अपनी पोती से बहुत प्यार करती थीं और इसीलिए वह भी हमेशा उसे अच्छी बातें बताती रहती। नेहा वैसे भी बहुत हद तक अपनी दादी पर ही गई थी। उसे लोगों से बहुत लगाव रहता था। अनजान लोगों की वह मदद भी कर दिया करती थी और इसी कारण से नेहा की माँ कई बार उसे बहुत डांट लगाया करती थी। अब क्योंकि नेहा को डॉक्टरी लाइन में शुरू से ही इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने अपने माता पिता को कह रखा था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर ही बनेगी और डॉक्टरों की पढ़ाई करने के लिए ही उसने विदेश जाने का निश्चय लिया था। पैसे धेले की कोई कमी नहीं थी क्योंकि नेहा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और अब उसके चाचा चाची भी नहीं रहे थे, तो उसके माता पिता की जितनी भी जमीन जायदाद थी, जितना भी पैसा था, सब उसी के लिए तो था। ऐसे में जब उसने पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाने की बात कही तो नेहा के पिता राजवीर जी ने नेहा को पहले तो मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे यही कहा कि वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करे और जल्द ही बड़ी डॉक्टर बनकर आए, अपने देश में आकर अपना नाम कमाए और खूब सारा पैसा भी कमाए। तब नेहा ने अपने पिता को कहा था, पापा,
मैं तो डॉक्टरी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह ढंग से अपना इलाज करा सके, पर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे गरीब लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। और मेरा डॉक्टरी सीखने का एक मेन उद्देश्य यही है। तब उसके पिता ने हंसते हुए कहा कि पहले एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद अपने प्रोफेशन पर ध्यान देना। और वैसे भी बेटा, डॉक्टर बनने के बाद कम से कम अपनी फीस तो लोगी उनसे, या फिर गरीबी में वैसे ही गलियों में घूमती रहोगी। अपनी कदर करवाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए इंसान को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी बनना रहना पड़ता है। इतना सॉफ्ट हार्टेड बनने से नहीं चलता जितनी तुम हो। इस हिसाब से तो तुम डॉक्टर कैसे ही बन पाओगी। तब वह बोली, पापा, मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। मैं इतनी भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ कि मैं मरीज का इलाज न कर सकूँ या खून देखते ही मुझे चक्कर आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। बस मैं बिना वक्त, बिना किसी कारण किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं जी जान लगाकर भी जितना मुझसे बन पड़े उतना करके किसी भी इंसान की जान बचा सकूं। बस इतना सा उद्देश्य है मेरा। अब आप और माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल रहूं। तब सोमवीर ने और उसकी पत्नी ममता ने उसे खुशी खुशी विदा कर दिया और तब से वह विदेश में रह रही है। अभी उसकी 1 साल की ही पढ़ाई पूरी हुई थी कि अब फ़ोन पर पता चला कि उसकी दादी को कोरोना हो गया है और इसके कारण उनकी मौत हो गई। फ़ोन पर यह खबर सुनकर नेहा तो बिल्कुल टूट ही गई थी। उसे अपनी दादी के मरने का बहुत दुख हुआ। फ़ोन पर यह खबर सुनने के बाद वह तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वह तो अच्छा था कि उसके पास उसकी कुछ अच्छी सहेलियां थीं जिन्होंने उस बुरे समय में उसे संभाला, उसके मुश्किल समय में उसका साथ दिया। और आखिरकार वक्त के साथ साथ नेहा ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं है और अब वह चाहकर भी अपनी दादी से नहीं मिल पाएगी। वह इस बात को सोच सोच कर बहुत दुखी थी कि वह चाहकर भी अपनी दादी को देख नहीं पाएगी, कभी उनकी गोदी में सर रख कर लेट नहीं पाएगी। वह इन सब बातों को सोच सोच कर बहुत दुखी थी, लेकिन सच को बदला नहीं जा सकता। अतः उसने सच को स्वीकार कर लिया और अब वे अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगी ताकि फिर से कोई अपने किसी खास इंसान को ना खोए। उससे जितना बन पड़े वह लोगों की मदद करे। और देखते ही देखते समय निकलता रहा और जैसे ही समय पूरा हुआ, समय के साथ साथ नेहा की पढ़ाई पूरी हुई और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने देश वापस आई और अपने घर पर आकर वह अपने मम्मी पापा से गले मिलकर बहुत रोई, क्योंकि वह घर जहाँ पर आते ही अपनी दादी को वह सबसे पहले देखना चाहती थी। लेकिन अब इस घर में उसकी दादी ही नहीं थी। वह जानती थी कि उसकी दादी उसकी कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुश होंगी, लेकिन अब उसकी खुशियों में शामिल होने के लिए उसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली उसकी दादी ही नहीं थी। यह सब सोच सोच कर वह बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब उसके पिता राजवीर और ममता दोनों ने उसे चुप कराया और उसके कमरे में ले जाकर बिठाया। जैसे तैसे उन दोनों ने उसे शांत किया और कहा कि बेटा, तुम्हारी दादी जो चाहती थी तुम वह पूरा करो। वो चाहती थी कि तुम लोगों की जान बचाओ और तुम इस शहर की सबसे नामी डॉक्टर बनो। तो तुम अपनी दादी का सपना पूरा करने का सोचो। उनका सपना तो अभी भी तुम्हारे साथ है ना। ऐसी सब बातें कहकर उन्होंने उसे हिम्मत दी और शहर की एक बड़ी डॉक्टर बनने के लिए उसे प्रोत्साहित किया। इन सब बातों को सुनकर सच में नेहा को बहुत हिम्मत मिली और उसने यह निश्चय किया कि अब वह अपनी दादी का सपना पूरा करेगी और इस शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। नेहा ने अपने माँ बाप से कहा कि माँ, कल से ही अपने शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल को मैं ज्वाइन करूँगी और वैसे भी मैं वहाँ पर अब
अब्रॉड में भी बहुत टाइम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जाते ही मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और यदि वे लोग कोई प्रैक्टिकल भी करवाते हैं तो मैं सब कुछ कर लूँगी। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अब मैं कल सुबह ही उस अस्पताल में इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगी। यह सब सोचकर नेहा रात को सो गई कि कल सुबह उठकर अपनी दादी का सपना पूरा करने के लिए वह जी जान लगा देगी। और इसकी शुरुआत होगी अस्पताल में ज्वाइनिंग करने से। पर इसीलिए यह सब सोचकर वह निकल पड़ी अपनी दादी के और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए। आने से पहले ही उसने जानकारी निकाली थी और वहां अपना इंटरव्यू भी फिक्स करा दिया था। अब वह इंटरव्यू देने के लिए जल्दी जल्दी निकल पड़ी। जब अस्पताल के डायरेक्टर ने उसका इंटरव्यू लिया तो वह नेहा से बहुत खुश हुआ, क्योंकि डायरेक्टर ने नेहा से जितने भी सवाल पूछे थे उसने हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सटीक दिया था। अब इसके बाद डायरेक्टर ने कहा कि हमने तुमसे यहाँ पर अभी थियोरेटिकल तो सारी चीज़ें पूछ ली हैं, बाकी मेन बात तो प्रैक्टिकल की है ना, कि क्या होता है क्या नहीं। चलो तुम्हारा प्रैक्टिकल अरेंज करते हैं। आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि नेहा को सभी चीज़ें आती थीं तो उसने डायरेक्टर से कहा कि नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो चाहें प्रैक्टिकल करा सकते हैं, क्योंकि नेहा को अस्पताल में एज ए डॉक्टर अपॉइंट किया जाना था तो उसे सभी चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी होना तो चाहिए ही था, क्योंकि अस्पताल में कब कौन सा पेशेंट आ जाए यह नहीं पता। स्पेशलिस्ट कोई किसी चीज़ का होता है, कोई किसी चीज़ का होता है। लेकिन शुरुआत में नेहा को इन सभी चीज़ों को गौर करना था, इन सभी टेस्ट को क्लियर करना था। उसके बाद नेहा ने प्रैक्टिकल के लिए जब हामी भर दी तो वे लोग प्रैक्टिकल कराने के लिए वार्ड की ओर चल दिए, जहां पर नेहा को सीधा पेशेंट पर प्रैक्टिकल करने के लिए कहा गया। पास में ही अस्पताल के डायरेक्टर खड़े हुए थे। नेहा को थोड़ा अजीब लगा और वह कहने लगी कि सर, आप मुझे डायरेक्ट ही। बस नेहा ने इतना कहा और डायरेक्टर बोला, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तब नेहा बोली, नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं अभी कर देती हूँ। तब डायरेक्टर ने नेहा से प्रैक्टिकल कराया और नेहा ने प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से पास कर लिया और पहली बार में ही नेहा की जॉब फाइनल हो गई और अगले ही दिन से नेहा ने अस्पताल में ज्वाइनिंग कर ली। अब नए नए अस्पताल में नए नए लोगों से मिलने के बाद नेहा बहुत खुश थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह अपनी दादी के सपने को पूरा करने की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी थी। अब वह रोज़ हॉस्पिटल में जाती और नए नए पेशेंट से मिलती। एक दिन एक कैंप की वजह से उसे अपने हॉस्पिटल से बाहर जाना था। दरअसल वह शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। तो शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते वहाँ का डायरेक्टर अपने हॉस्पिटल के बारे में प्रचार प्रसार हेतु अपने डॉक्टर्स को आसपास के शहरों में, आसपास के गांव में भेजता रहता था। और फिर क्योंकि वह बहुत बड़ा हॉस्पिटल था तो थोड़ा बहुत समाज सेवा का कार्य भी वे लोग कर लिया करते थे, जिसके लिए आसपास के गांव में छोटी मोटी कैंपिंग करके वहाँ के लोगों को मुफ्त में कुछ दवाइयाँ भी दे दिया करते थे। डॉक्टर से उनके चेकअप हो जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार हॉस्पिटल की तरफ से पास ही के एक शहर में एक चौराहे के पास में ही कैंप लगाया गया था, जहां गरीबों की मदद के इरादे से मुफ्त में दवाइयां बांटने के लिए लाकर रखी गई थीं। और साथ ही नेहा की तरह और भी कई डॉक्टर वहां पर बैठे थे, जो उन गरीबों का, उन मरीजों की जांच कर रहे थे, उन्हें दवाइयां आदि लिखकर दे रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे पेशेंट की संख्या भी बढ़ती रही। नेहा के जैसे ही 3 से 4 डॉक्टर वहां पर और बैठे हुए थे। नेहा को अपने सीनियर डॉक्टर के साथ भेजा गया था।
क्योंकि नेहा अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही थी और उसका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी था। इसीलिए उसे भेज दिया गया था। अब कैंपिंग के समय पर बहुत सारे मरीज और बहुत सारे डॉक्टर थे, तो चारों डॉक्टर के सामने 4 लाइनों में मरीज एक एक करके उन्हें दिखाने के लिए जा रहे थे कि तभी नेहा की नज़र अपने पास वाली डॉक्टर के सामने खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो कि अभी कुछ समय पहले तक नेहा को ही देख रही थी। लेकिन जैसे ही नेहा ने उसे देखा तो उसने अपनी नजरें चुरा लीं और अपने पल्लू से अपना मुंह ढककर खड़ी रही। वह बूढ़ी औरत अपना मुंह छिपा रही थी, लेकिन नेहा को थोड़ा अजीब लगा। नेहा ने जानना चाहा कि आखिर यह बूढ़ी औरत है कौन और यह मुझे अभी तक ऐसे क्यों देख रही थी। नेहा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह बूढ़ी औरत कौन है और वह उसे ऐसे क्यों देख रही है। नेहा तो खुद इस असमंजस में थी कि वह औरत कौन है। अचानक से उसे देखकर उसने अपना मुंह क्यों फेर लिया। कुछ देर तो यह बात समझ नहीं आई। फिर वह औरत दवाई लेकर जाने लगी। नेहा तो खुद इस असमंजस में थी, लेकिन वह औरत जैसे ही दवाई लेकर जाने लगी, तब भी वह बार बार मुड़कर उसे ही देख रही थी। जब वह बुजुर्ग डॉक्टर से दवाइयाँ ले रही थी, तो गौर करके नेहा ने उसकी आवाज़ सुनी। नेहा को समझ नहीं आया, लेकिन उसे वह आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी लगी, जैसे उसके किसी करीबी इंसान की आवाज़ थी। लेकिन नेहा को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, यह तो बहुत कमज़ोर हैं और बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन जब वह बूढ़ी औरत उस डॉक्टर से दवा ले रही थी, तो उसने डॉक्टर को बिटिया कहा। डॉक्टर ने जब उसे दवाइयाँ दीं, तो वह बूढ़ी औरत बोली, धन्यवाद बिटिया, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। यह बात सुनकर तो नेहा चौंक गई, क्योंकि यह सब बातें उसकी दादी बोला करती थीं और इसीलिए नेहा अपनी दादी से जब भी मिलती तभी कहती कि दादी आप मुझे अच्छे से आशीर्वाद दिया करो। जब आप यह सब बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब नेहा ने यह सब बातें सुनी तो उसके कानों में अपनी दादी की आवाज़ गूंजने लगी थी कि नेहा ने अपनी दादी को आवाज़ दी। पीछे से उसने जब अपनी दादी माँ को आवाज़ दी, दादी माँ, रेशमा के इतना कहते ही वह पीछे मुड़कर देखने लगी। यह देखकर नेहा को बहुत अजीब लगा। नेहा ने उस बुजुर्ग औरत की नज़रों में नज़रें डालकर देखा और उससे पूछने लगी, आप अपने मुंह से अपना कपड़ा हटाइए, मैं देखना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। तब वह बूढ़ी औरत वहाँ से चलने की कोशिश करने लगी, लेकिन नेहा ने तेज़ कदमों से आगे बढ़ते हुए उन्हें रोक लिया और बोली कि आप बार बार मेरी तरफ क्यों देख रही हैं, और फिर जब मैं आपको देखती हूँ तो आप नज़र चुराकर भागने लगती हैं। इधर देखिए मेरी तरफ, और आप अपना मुंह क्यों छुपा रही हैं? मुझे अपना चेहरा दिखाइए, दिखाइए मुझे अपना चेहरा। लगभग ज़बरदस्ती करते हुए उसने उनका चेहरा उघाड़ दिया, और जैसे ही नेहा ने बूढ़ी औरत का चेहरा देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कभी उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। अपनी दादी को इस हालत में देखकर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में उसकी दादी हैं। नेहा ने अपनी दादी को देखकर कहा, क्या सचमुच आप मेरी दादी ही हैं? तब अपनी पोती को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए उसकी दादी ने हाँ में गर्दन हिला दी और कहने लगी, हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरी दादी ही हूँ। तो यह सुनकर नेहा अपनी दादी से कहने लगी कि नहीं, अगर आप मेरी दादी हैं तो क्यों इतने दिन आप हम सबसे दूर रहीं और आप अचानक आज मेरी आंखों के सामने आ गईं। आपको तो कोरोना में, मेरा मतलब है आपको तो कोरोना की बीमारी हो गई थी ना दादी माँ, फिर आप यहाँ कैसे? आश्चर्य से नेहा ने पूछा। नेहा अपनी दादी को इतने समय बाद अपने सामने देखकर बहुत भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी दादी को गले लगाकर रोने लगी और उनसे लगातार पूछने लगी कि दादी,
आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थीं? क्या आपको हमारी बिल्कुल याद नहीं आई? आखिर हमारे साथ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी, हमें बताइए। नेहा अपनी दादी से यह सब बातें कहे जा रही थी। फिर तभी नेहा ने अपने आसपास का माहौल देखते हुए कहा कि सर, आप प्लीज़ हॉस्पिटल से किसी और को बुला लीजिए, या फिर मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। मेरा इनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप एक काम कीजिए सर, अभी के लिए आप हॉस्पिटल से किसी को बुला लीजिए, या फिर मैं ही किसी को बुला लेती हूँ, अगर आप कहें तो। उसके सर ने कहा, ठीक है, तुम कॉल करके किसी को बुला लो नेहा। तो नेहा ने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया और वहाँ आने को कहा। फिर नेहा वहाँ से अपनी दादी को लेकर चली गई और पास के ही पार्क में बैठकर उनसे बातें करने लगी और बोली कि दादी, आप अचानक कहाँ चली गई थीं? आप जानती भी हैं हमने आपको कितना मिस किया। नेहा अभी भी लगातार रोई जा रही थी, तो उसकी दादी ने उसे चुप कराया और उसे समझाने लगी कि बेटा रो मत, अब तो मैं तेरे पास हूँ ना, फिर अब रोने की क्या बात है। तो नेहा अब अपनी दादी से सच जानने के लिए बार बार पूछे जा रही थी कि दादी बताइए, पापा मम्मी ने मुझे बताया है कि आपको कोरोना हो गया और कोरोना में वे लोग आपको नहीं बचा पाए। और फ़ोन पर यह बात सुनकर आप जानती भी हैं कि मुझ पर क्या बीती थी। कितने दिनों में मैं खुद को संभाल पाई। मम्मी पापा ने ऐसा क्यों कहा? और अगर उनकी बात सही थी तो आप अचानक यहाँ कैसे मुझे मिल गईं? सच बताइए दादी कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। तब नेहा की दादी ने उसे सच बताया कि बेटा, तेरे यहाँ से जाने के बाद तेरी माँ को तो मैं बहुत ज़्यादा खलने लगी थी। वह तो शुरू से ही मेरा घर में रहना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह तो तेरे कारण मजबूर थे, वे दोनों, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करती थीं, इसीलिए दोनों ही कुछ नहीं कह सकते थे। और जब से तू चली गई तो उन दोनों को मौका मिल गया और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। किसी न किसी बात पर सुनाते ही रहते, यहाँ तक कि मेरे खाने को भी कोसने लगे थे। लेकिन फिर भी मैं बेशर्मों की तरह ही उस घर में पड़ी रही, केवल तेरे प्यार की खातिर। बस यह सोचकर मैं उस घर में पड़ी रही कि मेरी पोती जब पढ़ाई करके वापस लौटेगी और मैं उसे घर में नहीं दिखूंगी तो उस पर क्या बीतेगी। यही सोचकर मैं वहाँ पड़ी रही। लेकिन तभी अचानक खबर फैली कि कोई कोरोना नाम की बीमारी पूरे देश में फैल रही है। एक दिन के लिए पूरा देश बंद किया गया और बेटे ने भी एक दिन की छुट्टी कर ली। सभी लोग घर पर ही थे। लेकिन अगले दिन पता चला कि वह लॉकडाउन और बढ़ गया है और अब वह लॉकडाउन बढ़ता ही रहा। एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 2 हफ्ते, और फिर महीनों तक जब यही सब चलता रहा तो घर में एक एक पैसे की बहुत किल्लत आने लगी थी, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों की भी। वह तो सरकार के द्वारा खाने पीने को राशन दिया जाता था कि तभी एक तेरी माँ और तेरा पापा दोनों ही मुझसे कहने लगे कि मुझे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं घर में क्यों पड़ी हूँ? एक तो उन लोगों के पास अपने खाने के पैसे नहीं, ऐसे में मेरा खर्चा और झेलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं घर से नहीं गई और एक रात तेरे पापा और मम्मी ने धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि चाहे जहाँ भी जाओ, जीना है जियो, मरना है मरो, लेकिन हमारे घर लौटकर वापस मत आना। हमारे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारा पेट क्या खाक भरेंगे? अपने खाने पीने का इंतज़ाम खुद करो, चाहे जैसे भी हो, खुद देखो। उस दिन जो मैं घर से निकली तो उसके बाद वापस कभी नहीं लौटी। तब से बस ऐसे ही किसी के यहाँ झाड़ू बर्तन कर लेती हूँ, किसी के कपड़े धुल देती हूँ। ऐसे ही मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूँ और अपना गुजारा कर रही हूँ। अपनी दादी की यह सब बातें सुनकर नेहा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे गुस्सा भी आया कि उसके माँ बाप ने
उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। पहले तो नेहा अपने माँ बाप पर बहुत नाराज हुई। फिर अपनी दादी से बोली कि दादी, फिर आप रह कहाँ रही हैं? उस समय नेहा की दादी ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे वहां लेकर जाने लगी जहां इन दिनों वह रह रही थी। चलते चलते नेहा सड़क के किनारे बनी बहुत सारी झुग्गियों के बीच पहुंच गई। वहीं पर एक छोटी सी झुग्गी में उसकी दादी रह रही थी, जहां आज तक नेहा या उसके परिवार का कोई सदस्य आया भी नहीं था। आज उस जगह पर उसकी दादी को रहना पड़ रहा था। करोड़ों की मालकिन आज इस जगह में रह रही थी, दूसरों के झाड़ू बर्तन करके अपना पेट भर रही थी। यह सब देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आया। और सच ही तो था, अभी तक जो भी था सब नेहा की दादी का था। गांव में उनकी जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, इतना सब था। तो उसकी दादी करोड़ों की मालकिन तो थी ही, बस औलाद के प्यार में मजबूर थी और इसीलिए वह घर छोड़कर चली भी आई। अब नेहा ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कहा कि दादी माँ, आप मेरे साथ चलिए। अब तक आपने जो सहा है, अब मैं आपको वह सब नहीं सहने दूंगी। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्हें उनके किए की सज़ा तो मिलकर रहेगी। इतना कहकर नेहा ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और सीधा अपने घर जा पहुंची। जब नेहा दरवाजे पर पहुंची तो उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी कि बेटा, आज क्या हुआ? आज बड़ी जल्दी आ गई तू। तो नेहा ने कहा कि क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी थी। आज मुझे कोई मिल गया था और मैं उसे अपने साथ ले आई। यह सुनकर उसकी माँ ममता को अजीब लगा और बोली, कोई मिल गया? मतलब कौन मिल गया बेटा? मुझे तो समझ नहीं आता कि तू क्या कह रही है। चल आजा अंदर, हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले। तभी नेहा ने अपनी दादी को बुलाया और जैसे ही उसकी दादी दरवाजे पर आई तो उसकी माँ के हाथ से खाने की प्लेट छूटकर गिर गई और वह चौंकते हुए अपनी सास को देखने लगी और हाथ आगे बढ़ाने लगी। तब नेहा ने अपनी माँ से कहा, क्यों, क्या हुआ माँ? अपने झूठ को अपने सामने आता हुआ देखकर आपकी इतनी बुरी हालत हो गई? ज़रा पापा को भी बुला दीजिए, ज़रा वह भी देख लें कि उन्होंने अपनी जिस माँ को धक्के मार कर इस घर से बाहर कर दिया था, आज वही माँ घर में वापस आ गई है। रोमा ने अपने पति को आवाज़ लगाई और सोमवीर अपने कमरे से बाहर निकल आया। अपनी माँ को अपने सामने देखकर सोमवीर भी बहुत चक्का रह गया। तो नेहा ने अपने पिता को भी दुनिया भर की बातें सुनाई और कहा कि आप जिन पैसों पर आज ऐश मौज कर रहे हैं ना, वह सब कुछ इनका दिया हुआ है। अगर इन्होंने आपको ऐसे ही सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया, अपने पैसे धेले को अपने भविष्य के लिए बचा कर रखा होता, तो आपको सब पता चल जाता। और फिर आपने इन्हें यहाँ से इसीलिए भगा दिया ना, क्योंकि यह प्रॉपर्टी, यह घर इनका नहीं है। तो ठीक है, आज के बाद यह कभी नहीं आएंगी, लेकिन जो इनका है उस पर हक जताने के लिए आप भी मत आइएगा। आज के बाद दादी यहाँ पर नहीं रहेंगी, ना तो दादी यहाँ कदम रखेंगी और ना ही मैं अपनी दादी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और वैसे भी यह किसी की दो रोटियों के लिए मोहताज नहीं है, वह खुद करोड़ों की मालकिन है। गांव में जितनी खेती बाड़ी है ना पापा, उसकी कीमत करोड़ों में है। और उस जमीन जायदाद की इतनी कीमत होने के बावजूद उस सब की मालकिन को सड़कों पर भटकना पड़े, दो रोटी के लिए दूसरों के बर्तन मांजने पड़े, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी पापा। और फिर जब मैं अपने घर में हो रहे अन्याय को नहीं रोक सकती, तो मैं किसी और की मदद क्या खाक करूंगी? इसीलिए आप अपनी इस धर्मशाला को रखे रखिए। मैं आप दोनों को बस इतना ही बताने आई थी कि मैं आज और अभी दादी को लेकर गांव जा रही हूँ, और आज के बाद आप दोनों वहाँ कदम रखने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही हम लोग आपके घर
कभी भी आएंगे। इतना कहकर गुस्से में तमतमाती हुई नेहा अपनी दादी का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। उसके माँ बाप उसे रोकने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन उनके कई बार रोकने पर भी उसने किसी की नहीं सुनी और चली गई। नेहा अपनी दादी के साथ गांव में रह रही थी। गांव में रहकर उसे थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना तो करना पड़ रहा था। उसकी परेशानी को देखते हुए उसकी दादी ने यह फैसला लिया कि वह अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच देंगी और शहर में ही एक घर ले लेंगी, जिससे नेहा आराम से रह सकती है। और गांव में काम करने की भी समस्या थी, क्योंकि नेहा को सुबह सुबह उठकर जाना होता था। उसकी दादी को वह काम करने नहीं देती थी और उसकी दादी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रेशमा अपनी पढ़ाई और डॉक्टरी के अलावा और कोई काम करे। और फिर गांव से शहर तक का सफ़र तय करने में उसे मुश्किल भी होती थी। रोज इतनी दूर आना जाना और रात को आते समय भी वह लेट हो जाती थी। इसीलिए उसकी दादी ने निश्चित कर लिया कि वह थोड़ी ज़मीन बेचकर शहर में ही घर खरीदेंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब गांव की ज़मीन और घर को देखने के लिए बीच बीच में वे दोनों आते जाते रहते, लेकिन अब उन्होंने शहर में ही अपने लिए घर खरीद लिया था, जो कि अस्पताल के पास ही था। तो नेहा को और उसकी दादी को किसी को भी परेशानी नहीं थी, और वह घर भी एक अच्छी खासी सोसाइटी में था, जहां काम करने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। तो नेहा की दादी को या नेहा को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। दोनों दादी पोती एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रही थीं कि तभी एक दिन नेहा, जो अपने हॉस्पिटल से घर लौट रही थी, तब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा उसके हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं। उन लोगों ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेहा नहीं मानी और उन्हें यूं ही छोड़कर चल दी। तब उन दोनों ने जाने कहां कहां से उनके नए घर का पता निकाला और एक दिन नेहा से भी पहले अपनी माँ के पास जा पहुँचे। और जाकर आखिरकार उन्होंने अपनी माँ को मना ही लिया। उन्होंने अपनी माँ के पैरों में नाक रगड़ी और उनसे माफ़ी मांगी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे और अपनी माँ से माफ़ी की भीख मांगते रहे कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। अपनी बच्ची के खुद से दूर होने पर हमें इस बात का एहसास हुआ है कि अपने बच्चों को खो देने का दुख क्या होता है। जब आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएं, तो कैसा महसूस होता है। हमारे पास तो सब कुछ है माँ, घर है, पैसा, गाड़ी, कपड़े, छत, रोटी, सब कुछ है, लेकिन आपके पास तो कुछ नहीं था और हमने आपको यूं ही छोड़ दिया। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। जीवन में कभी भी हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुँचे। हमें आपकी ज़मीन जायदाद से कोई लोभ लालच नहीं है माँ, बस आप नेहा के साथ घर चलिए। आप चाहें तो सारी ज़मीन जायदाद गरीबों को दान दे सकती हैं। नेहा जो करना चाह रही थी वह सब कुछ कर सकती है, बस आप हमारे साथ चलिए। यह सब बातें सुनकर नेहा की दादी को भी लगा कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। अब नेहा जब तक घर पहुंची तब तक राजवीर और उसकी पत्नी अपनी माँ को मना चुके थे। नेहा तो उन दोनों को देखकर बहुत नाराज हुई, लेकिन फिर अपनी दादी के कहने पर मान गई और वे लोग वापस अपने घर चले गए। अब नेहा की माँ रोमा अपनी सास का पूरा ख्याल रखती और उसका पिता राजवीर भी अपनी माँ की बहुत सेवा करता। जितना भी समय मिलता जाता तो उनके पास बैठता, उनसे बातें करता और बस अपने बच्चों के पास आकर उनका साथ पाकर अब विमला जी भी बहुत खुश थीं। आखिरकार अंत में सब भला हुआ और वह सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।